हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे किन देशों के वीमर ट्रायंगल की मीटिंग में भारत पहली बार शामिल हुआ है, किस मुस्लिम देश ने शादी से पहले HIV समेत मेडिकल टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का है वो नए नाम से जाना जाएगा, तो किस पुरातत्वविद के नाम पर ये रखा जाना है, एशियाई जल पक्षी गणना ये कौन सी भी गणना ये 2026 जनवरी में शुरू हुई है, किस भारतीय सैन्य बल ने भैरव कमांडो बटालियन की स्थापना कर दी है, किस पड़ोसी देश में तक्षशिला में खुदाई के दौरान प्राचीन भारत के दुर्लभ सिक्के मिले हैं, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ पसंद आए तो एक लाइक बटन दबा देना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वीमर ट्रायंगल किन 3 देशों का राजनीतिक समूह है जिसकी बैठक में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने शिरकत की है, जनवरी 2026 में भाग लिया है। तो पहली बार भारत की हिस्सेदारी हुई है, उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है ये। आंसर क्या होगा? यह है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ये मीटिंग हुई है जनवरी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं मीटिंग के दौरान का, कि वो 3 देश और चौथा भारत है। ओके, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी के बीच में ये जो ट्रायंगल है, एक अघोषित मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, तो उसकी पहली बैठक में ये वो पार्टिसिपेट किए हैं। एक बार मैप के जरिए देखते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना प्यारा भारत है और चलते हैं कहाँ? यूरोप की ओर। ओके, तो आप ये देखेंगे यहाँ वाला पूरा हिस्सा ये यूरोप का है और ये फ्रांस देख रहे हैं आप। बाकी जर्मनी, पोलैंड इस तरफ है बगल में, आप देख रहे हैं ये वाला जर्मनी हो गया, यहाँ पर ये पोलैंड हो गया। तो ये ट्रायंगल है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह कह सकते हैं हम इसको। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1991 को, 1991 में जर्मनी के वीमर एक जगह है वहीं पर संयुक्त घोषणा के तहत हुई थी। उद्देश्य ये है कि जो तीनों देश हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, इनका कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से हो सके, राजनीतिक संवाद बेहतर ढंग से रहे, सहयोग बहुत मजबूत हो सके, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने व्यापार, वित्त, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, संसाधन, कनेक्टिविटी, इन सब को लेकर चर्चा की और कहा कि भारत का महत्व भी बहुत ज़रूरी है, मतलब भारत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा यूरोपीय संघ के साथ भारत जो है ना वो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और फाइनल होने वाला है। तो उस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की वहाँ पर यात्रा है, ये महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये कि ये राजनीतिक समूह किन 3 देशों का है, वहाँ पर ये शामिल हुआ भारत। तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है तो फिर से क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ नोटिफिकेशन के आएंगे ऑप्शन, ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा PIB, यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर PIB का ये मतलब नहीं है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो नहीं है, यहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो केंद्र सरकार का है। तो उसने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना, ये करीब 1720 मेगावाट क्षमता का है, तो उसके लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो वहाँ कमला नदी है, जो कि सुबनसिरी एक नदी है, उसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो वहीं पर ये परियोजना जो है ना स्थापित की जा रही है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। ओके, तो ये मीटिंग हुई जनवरी में और ये जल विद्युत परियोजना है, महत्वपूर्ण है, और ये बाढ़ नियंत्रण को लेकर भी काम करेगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी एक बार और डिटेल समझते हैं। प्यारा भारत है और अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो यहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक है। तो यहीं पर इस परियोजना में 216 मीटर के ऊंचे कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध बनाया जा रहा है, और बांध पूरी होने पर 6,879
6,869, हाँ, इतना मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। और ख़ास तौर पर ये ब्रह्मपुत्र घाटी में जो बाढ़ आती है उससे भी राहत की कल्पना की गई है कि उससे राहत हो सकेगी। तो इसमें जो है ना वो NHPC और अरुणाचल प्रदेश दोनों का शेयर है। NHPC का 74% है और अरुणाचल प्रदेश का 26% है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, कुछ मैंने पॉइंट्स में भी यहाँ पर दे दी है। अब सवाल ये होगा कि ये PIB है क्या, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये क्या है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, ये एक महत्वपूर्ण निकाय है। जो इसमें ये है कि केंद्रीय मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है तो वो क्या करते हैं कि उनके मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा की अगर कोई बड़ी खर्च करना है तो उसके लिए ये बोर्ड ही परमिशन देता है, तो ताकि निगरानी भी हो सके, नज़र रखी जा सके। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने ये जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है ना वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप ये है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा आपको। ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। फ्री कंटेंट में आपको ये डेली का PDF मिल जाएगा, आज का भी ये PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, और अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के जो SSC हैं उस सब के लेवल का। दूसरा UPSC स्टेट PCS लेवल का है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें क्या क्या मिलता है? PDF मिलता है, वीडियो मिलता है और टेस्ट सीरीज मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, पिछले 2 सालों का कंटेंट मिल जाएगा और इस साल का 2026 का पूरा अपडेट आपको पूरे साल मिलेगा, टेस्ट देने को मिलेंगे। तो अच्छी खासी तैयारी के लिए आप शार्प लर्निंग ऐप पर ये मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले साल का मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और इसका PDF भी आपको इसी के साथ मेंबरशिप के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर शार्प लर्निंग ऐप पर। आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राता पानी जो टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य है, उसका नाम बदलकर किस पुरातत्वविद के नाम पर रखने की योजना का ऐलान हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा? आंसर क्या होगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है उसकी वेबसाइट से मैंने ये खबर ली है, ये आप देख रहे हैं। तो मतलब अभी नाम चेंज नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने कहा है कि हम ये इनके नाम पर रखेंगे, नाम बदलेंगे। ठीक है, राता पानी जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम। ओके, तो ये क्यों ऐसा इनके नाम पर ही क्यों रखा जा रहा है? डॉक्टर वाकणकर के नाम पर ही क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज है भीमबेटका, तो उसको जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो मान्यता मिली थी इन्हीं के अथक प्रयास से मिली थी। ठीक है, तो राता पानी टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का मैप भी देख रहे हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में इस जगह पर जो भोपाल है ना, भोपाल के पास में ही रायसेन और सीहोर जिला है, उसी में स्थित है ये मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। ओके, ये जो जंगल है विंध्य पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं उसी में फैला हुआ है। करीब 1271 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर किनारे पर समानांतर रूप से ये स्थित है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये बात रही। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई जल पक्षी गणना, तो ये उसकी कौन सी भी गणना जो है ना जनवरी 2026 में हुई है? ओके, तो ये हाँ, एशियाई जल पक्षी की कौन सी भी गणना 2026 जनवरी में हुई। अभी ये 10 और 11 जनवरी को ये जो है ना गणना सेंसस ये हो रही है, तो 40वीं ये गणना है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। महत्वपूर्ण ये बात है। तो ये जो गणना है जल पक्षी जो होते हैं उनकी है, और ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और उससे सटे हुए जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पर ये गणना की जा रही है। गोदावरी नदी के मुहाने पर जो भारतीय स्कीमर है, ग्रेट नॉट है, यूरेशियन कल्यू है, यूरेशियन आयर्स कैचर है, तो उन सब की जो उपस्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है और इन सबको देखा जाएगा। इसमें कई राज्यों के जो वन विभाग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो बहुत सारे जो विलुप्त मतलब लुप्त प्राय कही, विलुप्त नहीं, लुप्त प्राय जो हैं इंडियन स्कीमर, इन सब पर नज़र रखी जाएगी, देखा जाएगा। यूरेशियन कर्लियो, इन सब पर नज़र रखा जाएगा। फिर जब इसका डेटा आएगा कि कितनी कौन सी संख्या है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी गणना 2 दिन हो रही है, डेटा आने में कुछ कई महीने लग जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या 1 साल बाद इसका डेटा आता है, रिपोर्ट आती है। तो जब भी आएगा तो आपको मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय सैन्य बल ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन की स्थापना की है? भैरव लाइट कमांडो बटालियन, आंसर क्या होगा इसका? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने इसकी स्थापना की है, घोषणा कर दी कि हमने स्थापना कर ली है। और ये स्पेशल कमांडो यूनिट्स हैं, छोटे आकार के लेकिन बहुत प्रभावी होंगे। और जो अभी जो आधुनिक हथियार है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, युद्ध में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन सब से लैस किया जा रहा है इनको, ठीक है। तो जो साइबर वॉरफेयर है, इन सब चीज़ों को भी इनको पूरी तरह से पारंगत किया जा रहा है। तो नया ये है, नई बटालियन है, जो नए किस्म के जो युद्ध अब देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कोई जवान ने नहीं लड़ाई लड़ी, बल्कि लड़ाई जो हुई वो मॉडर्न हथियारों से हुई, तकनीक से लड़ाई की गई। ओके, तो अब इसी तरीके की लड़ाई दुनिया में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या है, जो हमारे जवान हैं उनको भी जो साइबर टेक्नोलॉजी है, इन सब से भी लैस करना है, ताकि नई तकनीक के आधार पर, मतलब सीधे क्या है ना, आमने सामने की लड़ाई अब धीरे धीरे वो वक्त गुजरता जा रहा है कि आमने सामने की सीधी लड़ाई हो। आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें आमने सामने की लड़ाई केवल वो उस क्षेत्र को घेरने के लिए हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमले हो रहे हैं वो किस तरह से, मिसाइल से हो रहे हैं, आपके ड्रोन से हो रहे हैं, इसके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश एक दूसरे देश कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। ओके, तो रूस और यूक्रेन में तो सेना की भूमिका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भूमिका वहाँ पर टेक्नोलॉजी की आ गई है, और उसी चीज़ को भारत भी देख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और हाँ, आप बताइए कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, भारतीय सेना प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने लोग बताते हैं, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 1, ठीक है, भारतीय सेना के चीफ कौन है, जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पश्चिम एशिया के किस मुस्लिम देश ने जनवरी 2026 में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानूनन अनिवार्य कर दिया है? आंसर क्या होगा इसका? ओमान। ओमान ने ये काम किया है, और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इकोनॉमिक्स टाइम्स में। नो टेस्ट नो मैरिज, ओमान में ये फैसला है। ओमान के पास का जो देश है ना, एक यूएई है, पड़ोसी नहीं है, थोड़ा दूर है, उसने वहाँ भी ये नियम लागू है। तो फिलहाल ओमान ने ये नया कानून जो है ना वो पारित कर दिया है। ओमान के जो सुल्तान हैं, चीफ हैं, हैतम बिन तारिक, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, तो उन्होंने अपना रॉयल डिक्री जारी किया। मतलब अब किंग हैं, सुल्तान हैं, तो जो उन्होंने डिक्री जारी कर दी वही कानून हो जाता है। 1 जनवरी से वो लागू हो गया। तो अब ये है कि शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने से पहले दोनों पार्टनर को टेस्ट कराना जरूरी होगा, मेडिकल टेस्ट, चाहे शादी ओमान के अंदर हो या बाहर हो। अगर वहाँ का कोई एक भी पार्टनर है तो उसको, ओमानी है, तो उसको मेडिकल टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ओमान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नियम जो है ना वो लागू किया है। एक बार मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है, और ओमान जो है ना वो यहाँ पर ये अरब सागर हो गया, अरब सागर के बगल में, मतलब ये तो पश्चिम एशिया है, और जिसको मिडिल ईस्ट कहता है, अमेरिका, यूरोप, और उसी में ये वाला जो हिस्सा है ना वो ओमान है। ठीक है, अच्छा एक सवाल, दूसरा सवाल, एक तो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है। सवाल नंबर 2 ये है कि अभी एक नौका जो है ना वो भारत से मस्कट ओमान की ओर गई है, उस नौका का नाम क्या है? इंडियन नेवी की वो नौका है, तो उस नौका का नाम बताइए, नाव का नाम बताइए। ठीक है, इंडियन नेवी का ऐसे कौन सा है जिसमें इंजन नहीं है, और 2000 साल पुराना जो चित्र था उसके आधार पर बनाया गया था। सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये इस तरह के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो जवाब आपका इंतज़ार रहेगा, कल
नहीं, मंडे को मैं बताऊंगा। संडे को तो जो वीडियो आता है वीकली आता है, वीकली भी देखिएगा आप, ठीक है। तो ये ओमान है, ओमान में अब नया कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो नियम है बनाने से क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जेनेटिक बीमारी और जो इन्फेक्टेड बीमारी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो हालांकि पहले ये टेस्ट ऑप्शनल था, 1999 से चल रहा था, लेकिन बहुत कम ही लोग करवाते थे टेस्ट, लेकिन अब ये नियम लागू कर दिया गया है। इसमें है क्या, इसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो खून की जांच, खून की जेनेटिक टेस्ट है, और दूसरा है इन्फेक्शन वाले जो डिजीज हैं उन सब की जांच करना। तो जेनेटिक बीमारियों में क्या है, सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा थैलेसीमिया, और इन्फेक्शंस डिजीज उसमें क्या है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स। इस सब की जांच कराना वहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है अब, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है जो यहाँ जांच करने की बात की गई है, क्योंकि बीमारियाँ जो ना एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर या बच्चे में वो फैल सकती है बीमारी, ठीक है। जैसे जेनेटिक बीमारी है तो बच्चों में आ सकती है, इन्फेक्शन वाली बीमारी है तो दूसरे पार्टनर को हो सकती है। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात कि ये जांच कराना जरूरी हो गया, और ये जो जांच है ना वो प्राइमरी वहाँ के हेल्थ सेंटर में कराए जाएंगे, और फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसी के बाद ये शादी हो सकती है, वरना शादी को मान्य नहीं माना जाएगा वहाँ पर। ओके, और ये कहा गया है कि पूरी तरह से प्राइवेसी रखा जाएगा। देखिए क्या है ना, खासतौर पर ओमान में और दूसरे देशों में भी जो मुस्लिमों में कजन मैरिज काफ़ी पॉपुलर है। तो कजन मैरिज से क्या है, आनुवंशिक बीमारियों का खतरा रहता है, यानी कजन मैरिज मतलब चचेरे भाई, चचेरी बहन, इन सब के बीच में जो शादियां हैं वो सब, तो उन सब से, इन बीमारियों से बचने के लिए ओमान ने ये काम किया है। अच्छा, UAE में भी ये नियम लागू है, सऊदी अरब और कतर भी जो है ना वो उसने भी अनिवार्य किया हुआ है, ठीक है। सऊदी अरब, UAE, कतर, अब एक और देश हो गया है, अब ओमान भी हो गया है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, प्रश्न यहाँ पर होगा, किस पड़ोसी देश में यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल तक्षशिला में खोदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और सिक्के मिले, जिनमें भारत के प्राचीन इतिहास और पत्थरों के सभ्यता की झलक मिलती है? प्राचीन इतिहास भारत के, आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। तक्षशिला कहाँ है, तो ये पूछा जा सकता है, बेसिक से सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो पाकिस्तान, और कहाँ पर यह मिला है, तो वो है पाकिस्तान में, ठीक है। तक्षशिला काफ़ी पॉपुलर जगह है। तो अभी पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है 1 जनवरी को 2026 को कि जो शहर है वहाँ पर कई सारे पत्थर, सिक्के, ये सब वहाँ पर पाए गए हैं, देखे गए हैं, ठीक है। और ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सजावटी पत्थर और दूसरी शताब्दी के जो सिक्के हैं वो सब वहाँ पर मिले हैं, तो उन सबको रखा गया है। और इसके साथ ही कुषाण वंश से संबंधित दुर्लभ कांस्य सिक्के भी मिले हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है, वहाँ पर ये पाया गया है। ओके, तो कहाँ पर है एग्जैक्ट में, ये तक्षशिला पाकिस्तान में ये जगह है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जैन और बौद्ध धर्म का सेंटर भी हुआ करता था। तो तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान के पंजाब के पास में यहाँ पर है, इस लोकेशन पे ये स्थित है तक्षशिला, ठीक है। 2-3 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ थी प्राचीन भारत में, तक्षशिला, नालंदा, इस तरह के। अगला क्वेश्चन, नालंदा तो भारत में है, ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और उसके बाद भारत की आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था उन्होंने। वो जब आए तो जब यहाँ की स्थिति उन्होंने देखी, तो फिर उसी के बाद उन्होंने मतलब एक धोती पहन के और मतलब पूरा अपना बदल लिया पूरा ड्रेस, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको ये जानना ज़रूरी था कि आज़ादी क्या होती है, और वो समझाने में ही काफ़ी वक्त लगा महात्मा गांधी को, भारत के लोगों को भी, ठीक है। तो उनकी आगमन के
याद में ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी मनाया जाता है, लेकिन वो 2 वर्ष पे मनाया जाता है। दिवस हर साल और सम्मेलन जो होता है वो 2 साल पे मनाया जाता है। ठीक है, अब सम्मेलन अगला नेक्स्ट ईयर होगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, प्रवासी भारतीयों का जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की प्रतिष्ठा में योगदान भी बहुत ज़्यादा है। हर साल 120 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक जो रकम है ना, वो प्रवासी भारतीय भारत को भेजते हैं रेमिटेंस के तौर पर, प्रेषण के तौर पर। और इससे भारत जो है ना, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ठीक है, कई सारी वजहों से मजबूती मिलते हैं, उसमें से ये एक है। ओके, और 200 से अधिक देशों में फैले हुए हैं प्रवासी भारतीय, करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी जो समुदाय है वो भारतीय है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बेला टार, उनका निधन हो गया 6 जनवरी 2026 को। किस देश से थे? आंसर होगा हंगरी। 70 ईयर के थे और डरावनी फिल्मों के लिए पॉपुलर माने जाते हैं। इसके अलावा स्लो सिनेमा आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ये भी सवाल हो सकता है आपके लिए कि स्लो सिनेमा के आंदोलन के संस्थापक का नाम बताएं जिनका निधन हो गया। तो हंगरियन है, बेला टार नाम है इनका। 7 घंटे की फिल्में बनाई हुई हैं इन्होंने और पॉपुलर रही हैं ये सब फिल्में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी, तो उनका निधन हो गया 5 जनवरी 2026 को। तो उन्हें ये खिताब किस वर्ष मिला था? विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन वो कब बने थे? आंसर होगा 1990 में, 1990 में। 67 ईयर के थे मनोज कोठारी। हार्ट अटैक होने की वजह से उनका निधन हुआ। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली वहाँ पर जो ना वो डेथ हो गया उनका। लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था कुछ दिन पहले उनका। और इनको 2005 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका था। भारतीय राष्ट्रीय टीम के हेड कोच थे वो। ठीक है, तो ये है। और उनके बेटे हैं सौरभ कोठारी, वो भी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन रह चुके हैं। 2025 में उन्होंने ये खिताब जीता था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और कल है संडे को आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। उसका PDF मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो। ठीक है, तो शार्प लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।